नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या युद्ध फिर से शुरू होने वाला है और क्या सीजफायर की शांति युद्ध की तबाही से पहले का सन्नाटा है? क्योंकि ईरान अमेरिका की शर्तों को मानने को तैयार नहीं और अमेरिका ईरान की शर्तों के आगे झुकने को तैयार नहीं। हालात यह है कि जो आतंकी पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभाने के बाद खुद के लिए नोबेल अपने ही मुंह से मांग रहा था, अब वो मुंह छिपा रहा है। मुनीर गिड़गिड़ा रहा है और शाहबाज समझ नहीं पा रहा कि ये गले में सांप डाल लिया या फिर सांप निगल लिया है। क्योंकि अगर समझौता नहीं होगा तो ठीकरा पाकिस्तान पर फूटेगा और अमेरिका के साथ साथ ईरान की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। लेकिन क्या ट्रंप इस वक्त दबाव में है? क्या वाकई में ट्रंप अमेरिका की 60 दिन की घड़ी के चक्रव्यूह में फंस गए? क्या है टूस्टा जहाज को रोकने के पीछे का सच और क्या है 29 अप्रैल के बाद की सच्चाई? चलिए समझते हैं, क्या 29 तारीख के बाद विश्व शांति आएगी या फिर विश्व युद्ध होगा? सबसे पहले जरा टाइमिंग देखिए। जो सीजफायर की टाइमिंग और सीजफायर की डेडलाइन के बीच में पहले दौर की वार्ता, दूसरे दौर की वार्ता और इन सब के बीच में क्या एक बार फिर से जंग शुरू होने वाली है, जरा इन तारीखों पर गौर कीजिए। क्योंकि 22 अप्रैल से पहले शांति बाद में क्या युद्ध होगा? सीजफायर की जो घोषणा हुई वो दरअसल 8 अप्रैल को की गई थी। इस दौरान 14 दिन का सीजफायर हुआ था। 11 और 12 अप्रैल को पाकिस्तान के अंदर पहले दौर की वार्ता रही और यह वार्ता बेनतीजा रही, इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया था। दूसरे दौर की वार्ता आज से शुरू होनी है। अमेरिका के डेलीगेशन पहुंच चुके हैं, ईरान से कोई नहीं अभी तक पहुंचा और ना ही ईरान ने इसके लिए रजामंदी दी है कि वहां से कोई इस वार्ता का हिस्सा होगा। तो इसको लेकर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सवाल, और यही क्वेश्चन मार्क सीजफायर जब 22 अप्रैल को खत्म होगा तो उस पर लगेगा कि आखिर सीजफायर खत्म होने के साथ क्या वाकई में ट्रंप एक नई डेडलाइन देंगे या फिर जो उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल के बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्या जंग फिर से शुरू होगी? क्योंकि एक तरफ ईरान की IRGC है जो किसी भी सूरत पर अमेरिका के साथ समझौते को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ ईरान की सियासतदान है जो चाहते हैं कि ये जंग लंबी ना खींचे। लेकिन क्या IRGC का कंट्रोल इतना ज्यादा है कि वो वहां की सियासत को कंट्रोल कर रही है और उन्हें पाकिस्तान समझौते के लिए आने से रोक रही है? या फिर अमेरिका की शर्तें ही ऐसी हैं जिनको मानना ईरान को खत्म करने जैसा है? बहरहाल असीम मुनीर कह रहे हैं कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो कोई बातचीत करने नहीं आ रहा है। दरअसल ट्रंप और मुनीर के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई जब ईरान से किसी ने भी आने से इनकार कर दिया। असीम मुनीर ने ट्रंप को कहा कि अगर हॉर्मुज पर रोक जारी रही तो ईरान के साथ बातचीत आगे नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि जो उनके तुस्ता जहाज को रोका गया और जो बाकायदा अमेरिकी नेवी ने हॉर्मुज के इर्द गिर्द अपनी सेना को, युद्धपोतों को वहां रखा हुआ है, ईरान ने कहा कि यह सीजफायर का उल्लंघन, और इसलिए जब तक ये नेवी यहां से नहीं जाएगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। अब चूंकि मध्यस्थता वो आतंकी पाकिस्तान निभा रहा है जिसकी बातों पर किसी को भरोसा नहीं है, उसने अमेरिका को कहा कि ईरान ये कह रहा है कि आप अपनी सेना को वहां से हटा दीजिए, नेवी को हटा दीजिए, युद्धपोत को हटा दीजिए, उसके बाद वो बातचीत करेंगे। ट्रंप इस पर क्या पलटवार कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि इस पर सोचेंगे। लेकिन क्या बिना सोचे ही ट्रंप ने अपने डेलीगेशन को पाकिस्तान भेज दिया है, या अमेरिका इस बातचीत के असफल होने का पूरा ठीकरा अपने प्यादे पाकिस्तान पर फोड़ना चाहता है? क्योंकि अमेरिका वैश्विक पटल पर कहेगा कि देखिए, हमने अपने डेलीगेशन को मध्यस्थता के लिए पाकिस्तान भेजा, लेकिन पाकिस्तान दूसरे पक्ष यानी कि ईरान से किसी को बुला ही नहीं पाया। तो क्या वाकई में अमेरिका और ईरान की बातचीत पर सस्पेंस बना हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं होगी, इसको लेकर सस्पेंस है। ईरान ने कहा कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी सीजफायर के समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका की धमकी भरी भाषा से हालात और खराब हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में बातचीत की उम्मीद बेहद कम है।
वहीं अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत एक नहीं बल्कि कई दिनों तक चल सकती है। कोशिश यह कि एक अस्थायी समझौता यानी कि एमओयू साइन हो जाए, जिससे सीजफायर आगे बढ़ सके और करीब 60 दिन का समय मिल जाए ताकि बड़ा शांति समझौता तैयार किया जा सके। लेकिन यह सब तभी संभव है जब ईरान इसमें हिस्सा ले। यह तभी संभव है जब अमेरिका कहे कि ईरान परमाणु या कहें कि संवर्धन कर सकता है, यूरेनियम संवर्धन कर सकता है। लेकिन इसको मानने का मतलब है पाकिस्तान के साथ जो अमेरिका डील करके ईरान में यूरेनियम संवर्धन को खत्म करना चाहता है, अमेरिका नैतिक तौर पर हार जाएगा। और क्या वाकई में जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी नौसेना को हॉर्मुज के इर्द गिर्द तैनात किया हुआ है और इस सब के बीच में तो उसका युद्धपोत तो नहीं कहेंगे लेकिन एक जहाज जो ईरानी जहाज है और जो काफी बड़ा है, उस पर कंट्रोल करना, क्या ये ईरान के ऊपर दबाव बनाना है कि देखिए अगर आप समझौते की टेबल पर नहीं आएंगे तो हॉर्मुज को आप अंदर से बंद करेंगे, हम बाहर से बंद कर देंगे। अमेरिका ने ईरान के पास समुद्र में नाकेबंदी कर रखी है और इससे नाराज होकर ईरान ने शनिवार को हॉर्मुज को बंद कर दिया था। तनाव बढ़ने की वजह ईरान को धमकी और ईरानी जहाज तुस्का को कब्जे में लेना था। ईरान ने नाराजगी जाहिर की और इसे समुद्री डकैती करार दिया, कहा कि जल्द जवाब देंगे। यानी कि अमेरिका ने जो हॉर्मुज के आसपास तुस्का को कंट्रोल किया, उसे अपने कब्जे में लिया। ईरान ने इसे अमेरिका की डकैती कहा है। लेकिन ये जो तुस्का है, इससे जुड़ी बेसिक जानकारी आपको देते हैं। जरा देखिए, ये वो जहाज है जिसको अमेरिका ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। यह दरअसल कार्गो और ऑयल से जुड़ा जहाज है। हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास इसकी लोकेशन इस वक्त ट्रैक हुई है, रोका गया, कब्जे में है। इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ईरान से लिंक होने का इसका दावा है और आधिकारिक तौर पर पूरी डिटेल इसको लेकर सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन इसके बारे में यह भी जानकारी लगी है कि इसको अमेरिका ने पहले ही बैन किया हुआ, यानी कि तुस्का अमेरिका की उस बैन लिस्ट का हिस्सा जिन जहाजों को वो इलीगली ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल करने का दोषी मानता है। ऐसे में अमेरिका यह कह रहा है कि वो इसके रडार में था, इसलिए इसको ट्रैक किया गया और इसको अपने कंट्रोल में लिया गया, जबकि ईरान कह रहा है कि यह सीधे तौर पर हमारी सरहद के अंदर अमेरिका की डकैती है। लेकिन 14 दिन जो सीजफायर चलना था, उसमें 7वें दिन से ही तनाव बढ़ता चला गया। या यूं कहिए कि पहले दौर की वार्ता के बाद स्थिति बदलती चली गई। जरा 13 अप्रैल से शुरू करते हैं, क्योंकि 11-12 अप्रैल को पहले दौर की वार्ता हुई और 13 अप्रैल को जब यह वार्ता विफल हुई, अमेरिका ने नाकेबंदी शुरू कर दी। अमेरिका ने 14 दिन इंतजार नहीं किया, दूसरे दौर की बातचीत का इंतजार भी नहीं किया। अमेरिका ने 13 अप्रैल को नाकाबंदी कर दी। इसके बाद 15 अप्रैल को बातचीत की कोशिश फिर से शुरू की गई। 17 अप्रैल को हॉर्मुज पर खतरा बढ़ता चला गया। 18 और 19 अप्रैल को ट्रंप ने फिर से चेतावनी दी और 20 अप्रैल को जहाज कब्जे में लेकर हालात को और ज्यादा गंभीर बना दिया। और इसीलिए ईरानी राष्ट्रपति का बयान आया। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर यह जंग खत्म होगी तो सम्मान के साथ होगी, समझदारी के साथ होगी। इनडायरेक्टली वो ट्रंप को नसीहत दे रहे हैं कि वो इस तरीके की बचकानी हरकतें ना करे जो इस जंग में और ज्यादा नुकसान की तरफ दुनिया को लेकर चली जाए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद ने कहा कि युद्ध को सम्मान और समझदारी के साथ खत्म करने की कोशिश करेंगे। तेहरान में एक कार्यक्रम में कहा गया कि ईरान मौजूदा हालात को बुद्धिमत्ता और संतुलन के साथ संभाल रहा है। युद्ध खत्म करते समय राष्ट्रीय सम्मान बनाए रखना सबसे अहम होगा। कठिन परिस्थितियों में सूझबूझ और रणनीतिक फैसलों के जरिए आगे बढ़ना जरूरी है ताकि देश सुरक्षित तरीके से इस स्थिति से बाहर निकल सके। ईरान को यह समझ में आ गया है कि अमेरिका जंग नहीं चाहता है। ईरान को यह भी समझ में आ गया है कि अमेरिका समझौता चाहता है। ईरान को यह भी समझ में आ गया है कि अमेरिका किसी भी तरीके से इस जंग में अपना अपर हैंड लेकर यहां से पतली गली से निकलना चाहता है। और इसीलिए पाकिस्तान के गृह मंत्री ईरानी राजदूत से मुलाकात करें अमेरिकी संदेश देने के लिए। मोहसिन नकवी ने ईरानी राजदूत रेजा अमीरी मुकदम से मुलाकात की। अमेरिका के साथ अगले दौर की संभावित बातचीत और क्षेत्रीय तनाव कम करने पर चर्चा हुई।
अमेरिका के साथ वार्ता को आगे बढ़ाने की तैयारियों पर फोकस रहा। हालांकि कहा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से कि दोनों पक्षों ने माना बातचीत के जरिए ही हालात बेहतर हो सकते हैं। क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूरी बताए गए, लेकिन आप सोचिए अमेरिका का डेलीगेशन पहले पहुंच रहा है और ईरान सोच रहा है, तो क्या वाकई में समझौते के लिए अमेरिका गिड़गिड़ा रहा है? एक सुपर पावर अक्सर क्या होता था, अक्सर यह होता था कि दूसरे देश अमेरिका का इंतजार करते थे और ईरान ने अमेरिका को झुकाते हुए अमेरिका को इंतजार कराने की रणनीति बनाई, क्योंकि शायद ईरान जानता है कि अमेरिका इस वक्त किसी भी सूरत में सिर्फ समझौता चाहता है, जंग में आगे बढ़ना नहीं चाहता। लेकिन इस सब के बीच में जो मध्यस्थता करने वाला आतंकी पाकिस्तान है, उसको ईरान एक बड़ी ना दी है और अमेरिका से वो भीख मांग रहा है। ट्रंप का डेडलाइन वाला खौफ बीच में फंसा है और जो धोखेबाज पाकिस्तान है वो लगातार गिड़गिड़ा रहा है और मुनीर के एक तरीके से पसीने छूट रहे हैं। जरा देखिए, ये 3 वो पॉइंट हैं जिनके जरिए अमेरिका फंसा हुआ है, पाकिस्तान फंसा हुआ है, क्योंकि ईरान ने ठेंगा दिखा दिया और इससे मुनीर के मानो पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश थी कि वो ईरान को अमेरिका की परमाणु शर्तें मानने के लिए राजी कर दे, लेकिन तेहरान अपनी जिद पर अड़ा है। ईरान का रुख बिल्कुल साफ है, जब तक अमेरिका हॉर्मुज की खाड़ी से अपनी नौसेना नहीं हटाता और पाबंदियां खत्म नहीं करता, वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। तो क्या वाकई में ट्रंप का जो डेडलाइन वाला खौफ है वो नजर नहीं आ रहा? क्योंकि ट्रंप ने पहले ही साफ कर दिया कि उसके पास धैर्य की कमी है। अगर बुधवार तक ईरान किसी ठोस समझौते पर साइन नहीं करता तो ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर वाला मोड फिर से ऑन हो जाएगा। ट्रंप ने संकेत दिया है कि अगर डील नहीं हुई तो वो फिर से ईरान के ठिकानों को निशाना बनाएगा। और इन सब के बीच में पाकिस्तान फंस चुका है। पाकिस्तान इस वक्त 2 पाटों के बीच में पिस रहा है। एक तरफ उसका पड़ोसी ईरान है और दूसरी तरफ सुपर पावर अमेरिका। अगर ये बातचीत फेल होती है तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान की भयंकर किरकिरी होने वाली है। लेकिन क्या किरकिरी ट्रंप की भी अमेरिका के अंदर ही होने वाली है? क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप एक चक्रव्यूह में फंस गया। और यह चक्रव्यूह क्या है जिससे निकलने के लिए ट्रंप खुद छटपटा रहे हैं? जरा देखिए, जो ये चक्रव्यूह है, यह 60 दिन की घड़ी का वो चक्रव्यूह जिसमें ट्रंप फंस चुके हैं और ट्रंप भयंकर फंस चुके हैं। अब ये 60 दिन की घड़ी क्या है जिसके चक्रव्यूह में ट्रंप फंस चुके हैं? और क्या वाकई में अगर 60 दिन की इस घड़ी से ट्रंप बाहर नहीं निकल पाए तो क्या ट्रंप के लिए मुश्किल अमेरिका में ही हो जाएगी? दरअसल जिसे हम 60 दिन की घड़ी कह रहे हैं और उसके दायरे में, उसके चक्रव्यूह में जो ट्रंप फंसे हुए हैं, उसको समझने की कोशिश कीजिए। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव के बीच एक बार फिर से अमेरिकी कानून जिसका नाम है वॉर पावर्स रेजोल्यूशन 1973, यह अचानक से चर्चा में आ गया है। इसे आमतौर पर दुनिया भर में 60 दिन की घड़ी कहा जाता है। यह कानून राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर एक संवैधानिक नियंत्रण के रूप में काम करता है, ताकि बिना कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद की मंजूरी के लंबे समय तक युद्ध को चलाया ना जा सके, या यूं कहिए कि अमेरिका का कोई राष्ट्रपति अपनी मनमानी ना कर सके। तो आखिर क्या है 60 दिन की घड़ी और यह कैसे काम करती है? वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत राष्ट्रपति अगर अमेरिकी सेना को किसी संघर्ष में भेजते हैं तो 48 घंटे के भीतर कांग्रेस को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। इसके बाद 60 दिनों के अंदर कांग्रेस से औपचारिक मंजूरी लेनी होती है। अगर कांग्रेस अनुमति नहीं देती तो राष्ट्रपति को 30 दिनों के भीतर, यानी कि 60 दिन वो और उसमें 30 दिन और जोड़ लीजिए, 90 दिन की समय सीमा में सेना को वापस बुलाना ही होता है। यानी यह कानून सुनिश्चित करता है कि कोई भी राष्ट्रपति अकेले लंबे समय तक युद्ध जारी ना रख सके। तो क्या ट्रंप इस 60 दिन की घड़ी के अंतिम पड़ाव पर है? उससे पहले जरा समझिए कि यह कानून अमेरिका ने क्यों बनाया, जबकि अमेरिका तो सुपर पावर रहा है। फिर उसको इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसका कहां कहां इस्तेमाल हुआ है? अमेरिका ने नियम 1973 में वियतनाम युद्ध के बाद लागू किया था। उस समय अमेरिकी जनता और सांसदों में यह चिंता बढ़ गई थी कि राष्ट्रपति को युद्ध छेड़ने की बहुत ज्यादा स्वतंत्रता मिल गई है।
और इसीलिए कांग्रेस ने अपनी भूमिका मजबूत करने के लिए यह कानून बनाया था। अगर ईरान के साथ तनाव सैन्य टकराव में बदलता है तो डोनाल्ड ट्रंप पर भी यही नियम लागू होगा और यह नियम लागू हो चुका है। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास कुछ ऐसे रास्ते हैं जिनसे वो इस 60 दिन की घड़ी के असर को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप इन चुनौतियों को दरकिनार करने के लिए कई तरीकों का सहारा ले सकते हैं। और वो सहारे क्या क्या हैं, जरा वो समझे उससे पहले अब तक के 4 बड़े अपडेट समझ लीजिए। ये जो बड़े अपडेट्स हैं ये क्या हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं। देखिए, जो अब तक के 4 बड़े अपडेट्स हैं उसमें हॉर्मुज़ स्ट्रेट फिर से बंद है, दूसरी बैठक पर संशय बना हुआ है, तेल की कीमत एक बार फिर से आज बढ़ गई है और ट्रंप की नासमझ नीति अभी भी लगातार दुनिया पर भारी पड़ रही है और दुनिया को परेशान कर रही है। इसीलिए ट्रंप 60 दिन की घड़ी से क्या वाकई में ऊपर उठ चुके हैं और उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। उनके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि अगर 60 दिन की घड़ी के चक्कर में वो फंसे तो फिर इस जंग में उनको वापस लौटना पड़ेगा और शायद वो ये जानते हैं कि वो इसमें फंस चुके हैं। लेकिन फिर भी जो एक्सपर्ट हैं वो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन तलाश रहे हैं। अगर सैन्य ऑपरेशन को पूर्ण युद्ध के बजाय सीमित या रक्षात्मक बताया जाए तो यह कहा जा सकता है कि वॉर पावर रेजोल्यूशन पूरी तरह से लागू नहीं होता। कई बार व्हाइट हाउस यह दलील देता है कि राष्ट्रपति को संविधान के तहत कमांडर इन चीफ होने के नाते व्यापक अधिकार है जो इस कानून से ऊपर हो सकते हैं। अगर कांग्रेस स्पष्ट रूप से कार्रवाई के खिलाफ वोट ही ना करे तो राष्ट्रपति ऑपरेशन जारी रख सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा या अमेरिकी हितों की रक्षा के नाम पर तत्काल कार्रवाई को सही ठहराया जा सकता है। हालांकि ईरान के साथ तनाव सिर्फ क्षेत्रीय नहीं है बल्कि वैश्विक असर वाला मुद्दा है। मध्य पूर्व में किसी भी बड़े सैन्य टकराव से तेल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, वैश्विक व्यापार और शिपिंग प्रभावित हो सकती है, कई देशों की सुरक्षा स्थिति बिगड़ सकती है। ऐसे में 60 दिन की घड़ी को एक अहम लोकतांत्रिक नियंत्रण के रूप में देखा जा रहा है जो युद्ध को अनियंत्रित होने से रोक सकता है। शायद इसीलिए ट्रंप युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। तो जरा आप देखिए, अगर इसको एक बार मान लिया जाए कि 60 दिन की घड़ी के फेर में चक्रव्यूह में ट्रंप फंस चुके हैं तो फिर ट्रंप के पास कितने दिन बाकी हैं इस जंग में शांति बहाल करने के लिए, अमेरिकी सेना को वापस अमेरिका पहुंचाने के लिए, यहां वहां की कांग्रेस से परमिशन लेने के लिए। जरा देखिए इन 60 दिन की समय सीमा कब खत्म हो रही है। युद्ध में अमेरिका 28 फरवरी को कूद गया था, अभी तक उसके 51 दिन युद्ध में हो चुके हैं और युद्ध के दौरान सीज फायर को भी काउंट किया जाता है, यानी कि जो 14 दिन सीज फायर रही वो भी 60 दिन की घड़ी के दायरे में आएंगे। तो इस हिसाब से सिर्फ 9 दिन बाकी है और ये 9 दिन की समय सीमा 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगी। क्या वाकई में इसीलिए ट्रंप को अल्टीमेटम दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर बुधवार यानी कि 22 अप्रैल तक अगर समझौता नहीं हुआ तो फिर इस जंग को अंतिम अंजाम तक पहुंचाना होगा, क्योंकि अगर 60 दिन पूरे हुए तो ट्रंप को अमेरिका के अंदर, अमेरिका की संसद के अंदर कांग्रेस से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसी बीच फॉक्स न्यूज को ट्रंप ने इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर क्या दावे किए गए जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए जरा, ईरान के साथ डील पाकिस्तान में साइन होगी ये ट्रंप कह रहे हैं और ईरान क्या कह रहे हैं, वो इसका हिस्सा ही नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सहित डेलीगेशन के साथ इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। सब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत करने जा रहा है, समझौता आज ही हो सकता है, ये ट्रंप कह रहे हैं। अब ट्रंप की बात में कितनी गंभीरता है इसका अंदाज आप इस बात से लगा लीजिए, क्योंकि ईरान की तरफ से कोई पहुंचाई नहीं है। तो ईरान की तरफ से अगर कोई पहुंचाई नहीं तो अमेरिका ईरान के साथ बातचीत किसके साथ कर रहा है, और जो समझौता आज हो सकता है वो किसके साथ होगा। क्या अमेरिका अपने ही दम पर ईरान की तरफ से समझौता साइन कर सकता है? यह संभावना बिल्कुल नहीं है। तो क्या वाकई में 29 अप्रैल के बाद विश्व युद्ध हो सकता है, या मानकर चलें 22 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच का जो एक सप्ताह है वो या तो दुनिया के अंदर विश्व शांति स्थापित करेगा या दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि ईरान आइडियोलॉजी के लिए लड़ रहा है, ईरान कह रहा है कि वो सम्मान के लिए लड़ रहा है, ईरान कह रहा है कि समझौता सिर्फ तब होगा जब ईरान की अस्मिता बची रहेगी। और इसका मतलब है ईरान कह रहा है
कि अयातुल्ला खमेनोई ने जो सपना देखा था ईरान को परमाणु देश बनाने का, उसमें यूरेनियम संवर्धन की दिशा में अगर अमेरिका बीच में आएगा तो यह जंग खत्म नहीं होगी। और अमेरिका अगर ईरान को यूरेनियम संवर्धन करने देता है तो फिर अमेरिका की जो महाशक्ति की इमेज है वो पूरे तरीके से टूट जाए। इन सब के बीच में चीन भी खुलकर ईरान के समर्थन में आ चुका है। तो बहरहाल अगले 2 से 4 दिन इंतजार कीजिए, क्योंकि इसमें वैश्विक पटल पर बहुत कुछ बदलने वाला है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।